वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल की स्टडी। चलिए चालू करते हैं। फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गति के नियम। तीन नियम हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि न्यूटन ने जो तीन नियम दिया था गति का, इसके बारे में हम देखते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए चालू करते हैं। गैलीलियो और न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं के गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। ना सिर्फ न्यूटन बल्कि गैलीलियो भी गति के नियम से संबंधित थे। अब आगे बात हम करते हैं न्यूटन की। तो न्यूटन ने सन 1687 यानी 1687 में उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा जा चुका है। न्यूटन ने 1687 में उनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को तीन नियमों के रूप में बताया, जिसे न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। गति का जो पहला नियम है गति का जो पहला नियम है वो है, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी और जो वस्तु गति में है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। देखिए, इसका साधारण सा मतलब ये है, जो गति का पहला नियम है मुख्य रूप से इस ये और संकेत करता है कि कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, अगर वो स्थिर विराम अवस्था में है तो वैसे ही रहेगी, या फिर वो एक समान गति से चल रही है तो वो वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि बाह्य बल यानी कि बाह्य बल उस पर न लगाया जाए। अगर विराम अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में न लाया जाए, या फिर वो गति अवस्था में है तो उसे क्या न किया जाए, उसे विराम अवस्था में न लाया जाए। तो अपने नियमानुसार वो चलती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम आ गया है तो हमें समझने की जरूरत है कि जड़त्व होता क्या है। जैसा कि मैंने लिखा है, वस्तु का ऐसा गुण। देखिए, जो जड़त्व होता है मुख्य रूप से वस्तु का एक गुण होता है। ठीक है, ये कोई ना तो राशि है ना तो कोई इसका बीमा है। ठीक है, ये एक वस्तु का गुण होता है। जड़त्व है वस्तु का एक ऐसा गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती। यह वस्तु का केवल अंतर्निहित गुण होता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, वो अपने आप गति प्रारंभ नहीं कर सकती है। अगर एक समान गति से वो किसी अवस्था में चल रही है तो वो विराम अवस्था में नहीं आ सकती, उसी स्पीड से उसी वेग से चलती रहेगी। अतः यह वस्तु का एक गुण होता है। जैसा कि नीचे लिखा है, जड़त्व केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जो वस्तु होती है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है आपका जड़त्व, ना कि वस्तु के वेग पर। ठीक है, वस्तु का वेग चाहे कितना हो, कम हो, ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा उसके अकॉर्डिंग जड़त्व डिपेंड करता है। अतः भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की वस्तु का जड़त्व कम होता है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये गति के प्रथम नियम के अंतर्गत ये सारी चीजें हम अध्ययन कर रहे हैं। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, पहला होता है विराम का जड़त्व। इसका अर्थ, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अतः वह स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकेगी। ये होता है विराम का जड़त्व। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे बस के अचानक चलने पर बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए, बस अचानक पहले तो ठहरी रहती है, विराम अवस्था में रहती है, किंतु अगर वो जैसे ही सुसुप्त अपने गति में आती है तो उसमें जो भी यात्री बैठे रहते हैं वो भी अचानक पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका विराम का जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं गति का जड़त्व। ये विराम का जड़त्व था, दूसरा इसका प्रकार हो जाएगा गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर रोका न जाए। ठीक है, कोई भी वस्तु गति कर रही है, जैसा कि उदाहरण में मैंने दिया है, किसी बस या ट्रेन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए, कंटिन्यू जो ट्रेन या बस चलती लगती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर भी ट्रेवल करता रहता है साथ ही साथ। ठीक है, लेकिन किंतु सडनली अगर वो रुक जाए, अचानक रुक जाए, जो भी यात्री, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि सडनली कोई भी चीजें अगर रुक जाएंगी, आप उसमें बैठे हो तो आप आगे की ओर झुक जाओगे। ये कहलाएगा गति का जड़त्व। ठीक है, और तीसरा जड़त्व है जिसका नाम है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है भाई? देखिए, दिशा का जड़त्व है वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह स्वतः अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ हो। मान लो कि कोई एक बस है, ठीक है, कोई बस है, कोई चीज है, इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरह जा रही है, तो ये इसका एक गुण, वस्तु का एक ऐसा गुण होगा कि दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो उसमें जब तक कि हम बाह्य बल द्वारा उसे इस तरफ ना मोड़ा जाए तब तक वो ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, वो तो परिवर्तन करने में असमर्थ है दिशा के। तो ये आपका दिशा का जड़त्व हो जाएगा, जिसका कुछ उदाहरण भी है। जब कोई बस विद्युतीय पथ पर मुड़ती है, ठीक है, मान लो एक बस है, वो ऐसे विद्युतीय पथ पर ऐसे मुड़ रही है, ये राउंडिंग पे, उसमें बैठे यात्री केंद्र के बाहर की ओर बल का अनुभव करते हैं। जरूर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसी चीजें कि अगर आप बस या किसी चीज में ट्रेवल कर रहे हो, अगर टर्निंग आता है, थोड़ा हाई टर्निंग है, तो उसमें ऐसा लगेगा कि एक एक जो बल है वो कहीं ना कहीं अपने आइट साइड जरूर लगा रहता है। ठीक है, वो मुख्य रूप से केंद्र की ओर बल लगता है, और ये आपको एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। तो ये आपका दिशा का जड़त्व कहलाएगा।
अब हम बात करते हैं गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही जो गति का द्वितीय नियम है इतना ही है। लेकिन यहाँ संवेग शब्द आया है, तो संवेग क्या होता है इसको जान लेना जरूरी है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग। कोई वस्तु है उसका जितना द्रव्यमान होगा और जो उसका वेग होगा, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, संवेग। यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। अब बात करते हैं हम गति के तीसरा नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, जो देखो प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु किसमें, परिमाण में बराबर रहता है, तथा विपरीत, विपरीत किसमें रहता है, दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल न्यूटन की किस गति को बोलते हैं, तो गति का तीसरा नियम है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें हम, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, यह गति का तीसरा नियम है। देखिए, जैसा कि अतः कारक द्वारा लगाए गए बल, अतः कारक द्वारा लगाए गए बल को क्रिया बल तथा कारक पर लगने वाले विपरीत बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। देखिए, आप ऐसे मान लीजिए कि आप मान लो किसी कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, आप यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, एक पत्थर है मान लो, आप यहाँ से इसको धकेल रहे हो, ठीक है, आप इसको यहाँ से फोर्स देके धकेल रहे हो। अब जितना बल आप इस पत्थर पे लगा रहे हो, देन इतना ही बल आपके ऊपर भी लग रहा है इनडायरेक्टली रूप से पत्थर द्वारा, ठीक है। तो जो बल आप लगा रहे हो पत्थर में, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया बल, यानी आप कारक हो गए, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट हो गए। आप लगा रहे हो पत्थर पे, तो जो बल आप लगाओगे तो वो क्रिया बल होगा, और जो पत्थर द्वारा बल आपके ऊपर लगेगा विपरीत दिशा में, वो क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया। यानी कि आप क्रिया कर रहे हो तो उसकी प्रतिक्रिया में आपको जवाब भी मिल रहा है, और यही मेन गति का तीसरा नियम भी कहता है। जैसा कि उदाहरण लिखा है कि रॉकेट को उड़ाने में, ठीक है, आपने जरूर थंबनेल में देखा होगा, जो रॉकेट है, रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको पता ही है, रॉकेट है, ठीक है। अब रॉकेट जैसे ही यहाँ से उड़ेगा, यहाँ से, ठीक है, तो जितना बल, देखिए, जितना बल ये ऊपर लगेगा उतना नीचे, यानी कि पृथ्वी ऊपर नीचे दोनों बराबर बल लगेगा। यानी जैसे ही यहाँ से रॉकेट उड़ेगा तो जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही नीचे नीचे भी बल, यहाँ जो आप देखे होंगे ना, धुएं का गुबार भी उड़ जाता है, तो ये मुख्य रूप से इसी बल के कारण होता है। दूसरा इसका उदाहरण है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। जरूर आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा या फिर देखा होगा कि अगर बंदूक से गोली चल रही है तो जितनी तेजी से आगे, जितनी तेजी से आगे गोली को आगे फेंकेगी, उतना ही आपको पीछे भी धकेलेगी। तो कहीं ना कहीं बराबर क्रिया प्रतिक्रिया बल जरूर लग रहा है। और तैरने की क्रिया जो है, ठीक है, तैरने की क्रिया मुख्य रूप से, जैसे आप तैर रहे हो, दोनों हाथों को इधर उधर कर रहे हो, अप डाउन कर रहे हो, आप तैर रहे हो, तो जितना बल आप पानी में लगा रहे हो, पानी द्वारा भी उतना प्रतिक्रिया रूप से आपके ऊपर बल लगा रहा है। इसी प्रक्रिया से आप तैरने की क्रिया भी संभव है। तो गति के तीसरे नियम से ही आप तैर सकते हो, तैरने का जो क्रिया है, ठीक है। अगर आप एक इससे भी समझ सकते हो कि अगर आप नाव में बैठे हो, नाव से जैसे ही आप कूद रहे हो, तो जहां आप कूदोगे तो उसके बराबर में प्रतिक्रिया बल के रूप में नाव पीछे चले जाएगी और आप आगे चले जाओगे। जितना बल आप कूदने में लगाओगे उतना ही बल नाव में लगेगा, तो नाव पीछे की ओर चली जाएगी और आप आगे की ओर चले जाओगे। तो ये था गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था गति से संबंधित महत्वपूर्ण जो नियम है, 1, 2 और 3। इसमें संवेग भी आ गया, जड़त्व भी आ गया। तो भौतिकी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यही समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल अनिल के स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल अनिल के स्टडी। जय हिंद।